Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Party and Party System in India. In our previous lectures, we discussed regarding the meaning of political party, why political parties are necessaries, इनके function क्या होते हैं, as well as we discussed regarding the Congress domination, right? First 3 general elections में कांग्रेस की domination के क्या कारण थे, उसके बारे में कौन से factors थे, उनके बारे में हमने discussion किया था. आज के इस lecture में हम बात करेंगे चेंजिंग मेथड्स ऑफ इलेक्शन कि समय के साथ साथ कैसे इलेक्शन के जो वोटिंग के मेथड्स थे वो चेंज होते गए. इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन एज वेल एज कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस एंड इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज. इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग चेंजिंग मेथड ऑफ इलेक्शंस कि जब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उस समय से लेके अब तक के जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, जो वोटिंग करवाई जाती है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं. जब सबसे पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उस समय में, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोई भी काम जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपके पास कोई बैक एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आपको मालूम हो कि ये गलत है, ये ठीक है, इसको हम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. इसी तरीके से जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे तो उस समय हमारे पास इलेक्शन कंडक्ट करवाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, राइट. तो ऐसे में बहुत सारी कुछ गलतियां भी हुई थी, लेकिन जिनको आने वाले इलेक्शंस में फिर उनको कवर अप कर लिया गया था. जैसे जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए तो उस समय 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे, राइट. स्टील के बॉक्सेस बनाए गए वोटिंग के लिए. अब हुआ क्या था कि जो भी व्यक्ति वोट देने आता था उसको एक वाइट पेपर दिया जाता था. अब ये स्टील बॉक्सेस क्यों रिक्वायर्ड थे? 20 लाख स्टील बॉक्सेस किस लिए बनाए गए थे? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पोलिंग बूथ 1 है, तो क्या किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, जितने कैंडिडेट्स थे जो खड़े थे इलेक्शंस में, उन सबके नाम का एक एक जो बॉक्स था वो सेंटर हर पोलिंग बूथ में रखवाया गया था. सपोज ये ABCDE, इसी तरीके से कैंडिडेट A, कैंडिडेट B, कैंडिडेट C, D, E, सेम हियर A, कैंडिडेट A, B, C, D, E एंड सो ऑन. यानी कि अगर किसी एरिया में, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो हमें मालूम है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग बूथ एक तो होता नहीं है. जैसे अगर आपके करनाल में, पानीपत में या कहीं और कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो जगह जगह पोलिंग बूथ बनते हैं वार्ड के हिसाब से कि हर वार्ड का अलग अलग पोलिंग बूथ होता है. तो एक ही शहर में काफ़ी सारे पोलिंग बूथ होते हैं, राइट. ऐसे ही उस समय में भी जो पोलिंग बूथ बने थे, अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक एरिया में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 पोलिंग बूथ बनाए गए सॉरी, और 5 जो है वो कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्या किया गया, हर पोलिंग बूथ पर 5-5 बॉक्सेस रखे गए, राइट. और इन बॉक्सेस के ऊपर, इन स्टील के हर बॉक्स के ऊपर किसका नाम लिखा गया? उस कैंडिडेट का नाम लिखा गया जो कि इलेक्शन में खड़ा था, जिसको वोट डालनी थी. अब कैंडिडेट्स, जो भी वोटर्स आ रहे थे, उनको एक वाइट पेपर दिया गया. वो लोग क्या करते थे, उस पेपर के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम ABCD, जिसको भी वोट देना है, उसका नाम लिखकर उसके नाम वाले बॉक्स में डाल देते थे, राइट. तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी पोलिंग बूथ थे, हर पोलिंग बूथ में जितने कैंडिडेट थे उतने बॉक्सेस रिक्वायर्ड थे, राइट. तो इसीलिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस जो थे उस समय बनाए गए. लेकिन ये देखा गया कि इससे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं लैक था, तो इसको नेक्स्ट इलेक्शंस में, बाद में आफ्टर सेकेंड इलेक्शन, थोड़ा सा इलेक्शन का मेथड चेंज कर दिया. अब सेकेंड इलेक्शन के बाद क्या किया, सेकेंड इलेक्शन के बाद बैलेट पेपर का यूज हुआ और सिंगल बॉक्स हर पोलिंग बूथ में एक ही बॉक्स रखा गया. यानी जब वो बॉक्स भर जाता था तो उसकी जगह दूसरा बॉक्स रखा जाता था, लेकिन पहले सिंगल बॉक्स. अब ये बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर क्या होता था पहले समय में? जो बैलेट पेपर होता था उसमें इलेक्शंस कैसे होते, जैसे ये सपोज एक बैलेट पेपर है, इसमें एक तरफ यहाँ क्या होता था, यहाँ पर होते थे सिंबल,
जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसके सिंबल, और यहाँ पर क्या होता था, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होता था। सिंबल में सपोज हम मान लेते हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या हो गया, कमल, राइट। इसी तरीके से कोई और है, उसका जो भी मान लीजिए यहाँ पर उसका सिंबल हो गया हल, तो उसका हल की शेप हो गई। अब तीसरा कोई और कैंडिडेट खड़ा है, उसका जो सिंबल है, चौथा कोई और कैंडिडेट है, उसका जो सिंबल है, एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ सारे सिंबल होते थे। और यहाँ क्या होता था, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नाम सपोज ए है, हल जिसका भी सिंबल है उस पार्टी का जो भी कैंडिडेट है उसका नाम, राइट, सपोज बी, एंड सो ऑन, हर सिंबल के सामने उसका नाम। अब जिसको भी कैंडिडेट ने, जो भी वोटर होता था उसने जिसको वोट डालनी, उसके साथ ही एक स्टैंप होती थी लाइक दिस, जैसे ये मार्कर है इसी तरह की एक स्टैंप होती थी। फर्क क्या होता था कि उसके यहाँ नीचे जो था स्टैंप बनी होती थी, और उस स्टैंप में भी इस तरीके के इस तरीके से बना होता था। हर स्टैंप के नीचे ये लाइक दिस यू कैन से ऐसे बना होता था एक सर्कल यहाँ पर नीचे टिप पे, राइट। अब क्या होता था, जिसको भी वोट देनी है वो स्टैंप पैड से स्टैंप लगाकर फिर जिस भी कैंडिडेट को देनी है उसके नाम के आगे साइन के, उसके साइन के उसमें जो था यहाँ पर स्टैंप लगाता था, और उसके बाद उसको फोल्ड करके फिर किस में डाल देते थे, इस सिंगल बैलेट बॉक्स में। जो भी वहां पर पोलिंग बूथ पर जो सिंगल बैलेट बॉक्स पड़ा होता था उसमें उस वोट को डाल दिया जाता था, और लेटर ऑन फिर इन बॉक्स को खोलकर गिन लेते थे कि किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। क्लियर। अब यहाँ जहां पहले इतने सारे बॉक्सेस रिक्वायर्ड थे हर पोलिंग बूथ पर, अब कितने से काम चल गया, 1 मैक्सिमम 2 3, यानी कि एक भरता था तब दूसरा आगे आता था। इससे फिर उसके बाद 1990s तक यही सिस्टम चला। फिर 1990s में इलेक्शन कमीशन ने किस चीज का यूज शुरू कर दिया, ईवीएम मशीन का। ईवीएम क्या है, ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये फुल फॉर्म आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत की, लेकिन 1990 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो थी वो पूरे इंडिया में यूज नहीं हुई थी, केवल कुछ एरिया पर एज एन एक्सपेरिमेंट इसे यूज किया गया था। बाद में 2004 से थ्रू आउट इंडिया ईवीएम का यूज होने लगा, और ये बैलेट पेपर का जो यूज होता था, ये बैलेट पेपर का यूज बंद हो गया, राइट। अब ईवीएम मशीन में क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, सिंबल आते हैं, नेम आते हैं, आपको जिसको भी देना होता है उसके आगे का आप बटन प्रेस करते हैं, रेड लाइट ऑन होती है, एक बीप की आवाज आती है और आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका वोट हो गया, राइट। तो ऐसे ही फिर 2004 से 2019 के इलेक्शन में फिर से सिस्टम में चेंजेस आए। अब क्या यूज होने लगा, अब ईवीएम की जगह वीवीपैट स्टार्ट हो गया। वीवीपैट क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या है, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म है वीवीपैट की। अभी जो लेटेस्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें अगर आप में से कोई अपने बड़ों के साथ गया हो या आपने खुद वोट डालने गए हो तो आपने देखा होगा ईवीएम मशीन के साथ एक छोटी सी और भी पड़ी हुई थी, जिसमें से जैसे ही आप अंदर ईवीएम पे अपना बटन प्रेस करते हैं, इधर उसमें से एक स्लिप निकलती है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपकी वोट किसको आपने वोट डाला है। इससे क्या होता है, इससे आपको वेरीफाई हो जाता है कि आपकी वोट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, आपने जिसको वोट डाला जो है उसी को गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मोस्टली पिछले इलेक्शंस में 2019 से पहले आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करती थी, ये इशू बहुत ज्यादा उठा था कि ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ी की जाती है, छेड़खानी की जाती है और वोटों को चेंज कर देती है, वो सिस्टम ठीक से चलती ही नहीं है। तो ऐसे में उस चीज को कवर अप करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब क्या शुरू कर दिया, ईवीएम की बजाय वीवीपैट, राइट। अब ये सारा क्या है, वी कैन सी कि कहां स्टील बॉक्सेस से शुरू हुआ था, बैलेट पेपर आया, ईवीएम आई और अब क्या है वीवीपैट। दीज आर द डिफरेंट चेंजिंग मेथड्स ऑफ इलेक्शंस या यू कैन से वोटिंग सिस्टम। क्लियर। ये आपका अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। आपको एनसीईआरटी बुक या आपकी जो हेल्प बुक है उसमें ये जो डिटेल है ये आपको नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड नोट इट डाउन। एक ऐसे प्लेस पर, एक ऐसे नोटबुक में नोट कर लीजिए जहां आपको बाद में ढूंढना ना पड़े या इधर उधर ना हो जाए ये मैटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा
नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन। कांग्रेस की जो, अब ये तो बात हो गई, इससे पहले इस चेंजिंग मेथड से पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पहले 3 इलेक्शन में कांग्रेस जो थी वो हमेशा मेजॉरिटी में रही, डोमिनेशन में रही। तो वो जो डोमिनेशन थी उसकी नेचर क्या थी, कांग्रेस की डोमिनेशन क्यों थी, क्या थे इसके पीछे कारण? उसका कारण क्या था कि केवल एक, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक इंडिया ही ऐसा कंट्री था जहां आज़ादी के बाद किसी एक पार्टी की डोमिनेशन हुई। बहुत सारी और भी कंट्रीज थी जहां आज़ादी हुई और उसके बाद एक ही पार्टी की डोमिनेशन रही। दूसरी पार्टीज थी साथ में, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं थी, कंपटीशन में नहीं थी, तो मेनली डोमिनेशन एक ही पार्टी की मानी गई। तो जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इंडिया में कांग्रेस की डोमिनेशन थी, ऐसे ही चाइना, इजिप्ट, क्यूबा, ये कुछ कंट्रीज और भी थी जहां पर वन पार्टी डोमिनेशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब ये कंट्रीज रिपब्लिक बनी तो यहाँ भी सिंगल पार्टी डोमिनेशन था। लेकिन इन कंट्रीज की डोमिनेशन और इंडिया की वन पार्टी डोमिनेशन में बहुत सारा अंतर है। वो अंतर क्या है कि इंडिया की जो इन वन पार्टी डोमिनेशन था वो उनकी डोमिनेशन हुई अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन, यानी हमने डेमोक्रेसी को खराब नहीं किया। डेमोक्रेसी की जो डिमांड है, डेमोक्रेसी में जो चीजें चाहिए उनको हमने फॉलो किया ताकि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश रहे। जबकि जो दूसरी कंट्रीज थी जैसे चाइना, क्यूबा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दे कॉम्प्रोमाइजेस एंडेड, इन्होंने इनकी डोमिनेशन से क्या हुआ, एंडेड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए डेमोक्रेसी के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट तो हुई लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। क्लियर? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज। ये आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था, क्या चाइना, इसका कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो कि कोई और कंट्री से इसको कंपेयर, चाइना के साथ कंपेयर करके पूछ सकते हैं, एज वेल एज आपको मैक्सिको के साथ कंपेयर करके पूछ सकते हैं। जैसे चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो यू कैन से वहाँ CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पूरी डोमिनेशन उसी के है, किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि लोगों को कुछ बोलने का राइट ही नहीं है। वहाँ वोट तो होती है लेकिन वोट देनी किसको होती है, ओनली टू अ सिंगल पार्टी। कंपटीशन है ही नहीं, लोगों के आगे चॉइस ही नहीं है। दैट इज वाई वहां की जो वोटिंग बेशक होती है लेकिन उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोल सकते। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होते हैं। लोगों के पास चॉइस है, ऑप्शन है कि उन्हें किसको वोट देना है, किसको नहीं। क्लियर? इसी तरीके से एक और कंट्री है जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो नेशनल कांग्रेस है, जब साउथ अफ्रीका भी इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहां भी सिंगल पार्टी डोमिनेशन था, लेकिन इंडिया की तरह वहां पर डोमिनेशन कैसे रहा, डेमोक्रेसी के साथ साथ, यानी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। क्लियर? ओके, ये बात हो गई हमारी नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन। अब बात आती है कि ये कहा जाता है, अगेन इट्स योर 6 मार्क्स क्वेश्चन, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। हाउ यू कैन से कि आप इस बात को प्रूव कीजिए कि कांग्रेस जो थी वाकई ही एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन थी। कैसे प्रूव करेंगे आप? ये आप एज ए स्टेटमेंट और एज ए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फॉर्म में भी ये आपका 6 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब कैसे कहेंगे? बिफोर गोइंग थ्रू इन डिटेल, इसको करने से पहले सोशल एंड आइडियोलॉजिकल 2 वर्ड्स यूज हुए और दोनों के साथ एक वर्ड लगा है कोएलिशन। एज अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड कि कोएलिशन का मतलब क्या होता है, जहां 2 या 2 से अधिक चीजें जब कंबाइन होती है, पार्टीज जब मिलती हैं, विचार मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन। यहां किसके मिलने की बात हो रही है? यहां हम बात कर रहे हैं सोशल कोएलिशन यानी सोसाइटी का कोएलिशन, एज वेल एज आइडियोलॉजिकल आइडियाज का कोएलिशन। यानी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सोसाइटी भी
का भी कोalition था, सोसाइटी के अलग अलग कास्ट, कलर, क्रीड के लोग भी जुड़े हुए थे, एज वेल एज अलग अलग आइडियाज जो थे वो भी इकट्ठे एक ही पार्टी में थे। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। वो हम कैसे कहेंगे? पहले हम बात करते हैं सोशल कोalition। अब सोशल रूप से इनका गठबंधन, कोalition मीन्स गठबंधन, सोशली इनका गठबंधन कैसा था? नाम ही क्या बताता है? सोशल। सोशल मीन्स सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन होंगे? सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स, कलर, कास्ट, रिलीजन के बेस पर उनमें डिफरेंस होगा, राइट। तो जब ये सभी लोग, अब हुआ क्या था कि जब ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट कांग्रेस ने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन सभी मूवमेंट से कांग्रेस का जो सोशल बेस था वो वास्ट हो गया था, मीन्स वाइडेंड हो गया। वाइडेंड कैसे हुआ कि इसमें हर कैटेगरी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जब ये एस्टैब्लिश हुई थी, ये कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी 1985, 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। 1985 में जब ये एस्टैब्लिश हुई उस समय ये पार्टी नहीं थी बल्कि ये एक नेशनल मूवमेंट थी, राइट। और नेशनल मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट बनी तो इसमें हर तरह के लोग, अमीर, गरीब, या आप कह लीजिए बैकवर्ड क्लासेस, हायर क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट और लॉयर्स, प्रोफेसर, सभी लोग इस कांग्रेस की जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मूवमेंट थी उसके साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि कांग्रेस क्या थी? एक सोशल कोalition। क्लियर? अब बात आ जाती है, यानी कि आप दूसरा अब हमारा क्या कहते हैं? आइडियोलॉजिकल। अब आइडियाज का क्या मतलब है कि जब इसमें रेवोल्यूशनरीज जुड़े, कंजर्वेटिव लोग जुड़े, तो उनके आइडियाज भी तो आए। कंजर्वेटिव्स के आइडियाज अलग होते हैं, रेवोल्यूशनरी जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। तो दोनों ही तरह के, हर तरह के लोग इसमें थे, हर तरह की आइडियोलॉजी इसमें थी। तो उससे हम क्या कह सकते हैं? अलग अलग ग्रुप, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग से जो न्यूमरस ऑफ ग्रुप्स जो थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां वो इकट्ठे हो सके, और वो प्लेटफॉर्म क्या था? नेशनल कांग्रेस, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सोशल के साथ साथ ये कौन सी कोalition थी? आइडियोलॉजी, आइडियाज की भी कोalition था इसमें। क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए 2 पॉइंट माइंड में रखने हैं। वो क्या है? सोशल यानी सोसाइटी, और जहां सोसाइटी की बात आएगी वहां क्या आ जाएगा? सोसाइटी की डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी। तो कैटेगरीज कौन सी होगी? रिच भी होगी, पुअर भी होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर कोई उस कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब सब लोग, आपने जब वो याद रख लिया तो इसका मतलब सोशल कोalition है। और दूसरा, हम जब आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी मीन्स उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस प्रिंसिपल्स को मानते थे, उनका क्या मानना था। तो उनकी आइडियोलॉजी, अब कंजर्वेटिव जो थे रिजिड होते हैं, इसी तरह से रेवोल्यूशनरी क्या चाहते हैं? सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। तो कांग्रेस में दोनों ही तरह के लोग थे, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज इसमें आई, हर इंटरेस्ट के लोग इसमें आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं? उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट कोalition भी था। इज इट क्लियर? मीन्स आपको क्या याद रखना है? सोशल और आइडियोलॉजी का मीनिंग आपने ये याद रख लिया, समझ लीजिए। यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस आंसर। इज इट क्लियर? सो ये हमारा क्या था रिगार्डिंग सोशल एज वेल एज आइडियोलॉजिकल कोalition। ओके, सो टुडे ऑल दिस इज इसके बाद अब आगे हमने किसकी बात करनी है? टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फिक्शंस। अब फिक्शंस क्या होता है? फिक्शंस का मतलब होता है, फिक्शंस होता है एक बड़े ग्रुप में छोटा ग्रुप। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कि मान लीजिए दिस वन इज अ बिग ग्रुप, राइट। अब इस ग्रुप के अंदर एक छोटा सा और ग्रुप है। अब इस ग्रुप में अगर टोटल जो पीपल है, सपोज ABCD E F जितने भी टोटल लोग हैं, सपोज ये टोटल हैं 10 या आप कह लीजिए 100 लोगों का एक कोalition है, एक ग्रुप है। इन 100 में 20 पीपल ऐसे हैं, ये क्या है? छोटा ग्रुप क्या है? ये 20 है। ये लोग ऐसे हैं जो ये पूरा ग्रुप, यानी जो ये बाकी के जो 80 पीपल हैं, ये अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये जो 20 लोग हैं वो इस प्रोग्राम से सहमत नहीं है। यानी वो क्या हो गया? वो 20 लोग क्या हो गए? अलग एक ग्रुप, लेकिन वो ग्रुप कहाँ है? विद इन दैट बिग ग्रुप। क्लियर? उसको हम क्या कहेंगे? वो जो छोटा सा ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्शन। तो एक बड़े ग्रुप में एक फिक्शन नहीं, कई बार ज्यादा फिक्शंस भी होती है, एक से ज्यादा भी, राइट। तो
इसमें अब कांग्रेस पार्टी में क्या था, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फिक्शंस, कि हमने देखा कि कांग्रेस में अलग अलग तरह के लोग थे। आगे चलकर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन्हीं फिक्शंस की वजह से बाद में कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हुई थी। तो ये क्या थी, किस तरीके से स्प्लिट हुई थी, वो हम डिटेल में आगे करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना समझ सकते हैं कि टॉलरेंस कैसे थी कि अलग अलग विचारों के, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हुए भी दे वर द पार्ट ऑफ दिस बिग मूवमेंट, राइट। उनको इकट्ठे, यानी इनका जो लीडर था वो इन सबको इकट्ठे रखे हुए था, मैनेजमेंट बनाए हुए था। क्लियर। अब बात आ जाती है इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ऐसा नहीं है कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे कोई ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं। सीपीआई के बारे में हमने पढ़ा है, दैट वन 16 सीट्स। लेकिन अब धीरे धीरे इनमें जब ये फिक्शंस बढ़ती गई तो ऑपोजिशन भी बढ़ती गई, उससे अलग अलग पार्टीज बनती गई, कांग्रेस स्प्लिट हो गई। तो ये जो फिक्शंस थी, ये जो बाकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी, वो धीरे धीरे वो भी इमरजेंस में आने लगी, वो भी हाईलाइट होने लगी। क्लियर। तो इस तरीके से विचार क्योंकि अलग अलग थे तो धीरे धीरे ये क्या बनने लगी, ऑपोजिशन पार्टीज। Clear? All this is about today's lecture. Hopefully it's clear to you. But don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो you can go to the comment section. वहाँ अपनी प्रॉब्लम लिख कर भेजिए. I will definitely solve it. Thank you.